देखो इधर अभी है ना, ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी आप लोग को पढ़ाया। सेक्शन 92 में क्या फाइल करना है? एनुअल रिटर्न। ये जो एनुअल रिटर्न फाइल होता है, क्या टाइम लिमिट दिया है इसका? विद इन 60 days of AGM, and if AGM is not held then 60 days of due date of AGM। तो AGM से 60 दिन में फाइल करना है, समझ रहा है? और अगर AGM हुआ ही नहीं तो जो ड्यू डेट है वहां से 60 दिन में। क्लियर है ये? अच्छा, along with the reasons that why the AGM was not held। समझ रहे तुम? कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिटर्न के पहले मुझे बताओ कौन साइन करेगा एनुअल रिटर्न? बता चुका हूं मैं, चलो ठीक है, बोलते हैं आप। आ जाओ, कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिटर्न क्या क्या फाइल करेगा? प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी, क्या है हमारा पीए का? कमर्शियल कोचिंग। कमर्शियल कोचिंग, रजिस्टर्ड ऑफिस का डिटेल्स, सेकेंड फ्लोर, अजंता, बोरीवली वेस्ट। समझ रहा है? समझ रहा है? गुड़िया तो बहुत प्यारी बच्ची है, नहीं है प्यारी? क्या है फिर? क्या है? बोल। बाबू बोलता है बहुत नॉटी हो आप। चलो, ये तेरे को गुस्सा नहीं आता ना? हाँ आता है गुड़िया? नहीं ना? चलो ये चलो अगला, डिटेल्स ऑफ शेयर्स। एक कितना शेयर्स इशू किया है पीए ने वो बताएंगे। 10 लाख रुपए का शेयर्स मान लो इशू किया है, एग्जाम्पल। डिबेंचर्स कितना इशू किया वो बताएंगे, और अदर सिक्योरिटी बॉन्ड वगैरह कितना इशू किया। देन डिटेल्स ऑफ मेंबर्स, मेंबर कौन है? लेट्स से प्रसाद सर मेंबर है, रवि सर मेंबर है। रवि सर कौन है सर? रवि सर पीसीपीएल है ना, बहुत बड़ी कंपनी है पीसीपीएल, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके डायरेक्टर, उन्होंने ही कंपनी बनाया है ये। फिर डिबेंचर होल्डर्स, कितने डिबेंचर होल्ड करके रखा है तुमने? कौन कौन डिबेंचर होल्डर्स है इसके? शेयर होल्डर कौन कौन है? एंड अलॉन्ग विथ चेंजेस सिंस क्लोज ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। 31 मार्च के बाद समझो कोई नया मेंबर बना, समझ रहा है? लेट्स से कोई अजिंक्य पुरोहित मेंबर बना, नहीं समझ रहा है? नहीं समझ रहा है? या कोई सुनील शाह मेंबर बना, तो नहीं समझा? तो अगर कोई नया मेंबर बना है, कहने से उसका भी डिटेल देना पड़ेगा। जरा बुद्धि में है, कोई हरामी टीचर नहीं बोलेगा मेरे को। चलो अगला, रेडी? अगला, डिटेल्स ऑफ प्रमोटर, कितने प्रमोटर होंगे? डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर, डिटेल्स ऑफ केएमपी। पहला क्या बोला मैं? डिटेल्स ऑफ प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी। तो कौन कौन प्रमोटर होगा उसका इंफॉर्मेशन, कौन कौन डायरेक्टर होगा उसका इंफॉर्मेशन, और कौन कौन केएमपी होगा, की मैनेजरियल पर्सनल होगा, उसका इंफॉर्मेशन, अलॉन्ग विथ चेंजेस सिंस क्लोज ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो समझो प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी तो थे ही, नए क्लोज फाइनेंशियल ईयर बंद होने के बाद नए बीच में, मतलब जब ये एनुअल रिटर्न फाइल है उस बीच में छुटकुल्ली को भी केएमपी बना लिया है, समझ रहा है? तो उसका इंफॉर्मेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कितना रेम्यूनरेशन है डायरेक्टर केएमपी को? लेट्स से 5 लाख रुपया पर मंथ है, तो वो इंफॉर्मेशन जाएगा। पेनल्टी एंड फाइन, पेनल्टीज एंड फाइन किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर फॉर नॉन कंप्लायंस। कितना पेनल्टी लगेगा, कितना फाइन लगेगा? किसको? कंपनी को। दूसरा किसको? ऑफिसर इन डिफॉल्ट को, फॉर नॉन कंप्लायंस, वो भी बताना है। फिर अगला, क्या क्या सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंसेस है, क्या क्या सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंसेस है। सीएस से लिया जाता है ये सर्टिफिकेट, जिसमें बोलते हैं कि इसने सारे लॉ फॉलो किए हैं या नहीं किए।
फिर कितना जनरल मीटिंग हुआ है साल में, कितना क्लास मीटिंग हुआ है। क्लास मीटिंग मतलब 3 क्लास होता है ना, कौन से 3 क्लास होता है? इक्विटी के अंदर ही 2 होता है। कौन कौन होंगे? जनरल मीटिंग कितना हुआ है, क्लास मीटिंग कितना हुआ है, बोर्ड मीटिंग कितना हुआ है, कमिटी मीटिंग। तो 3 क्लास होते हैं ना, कौन सा 3 क्लास होगा? ऑर्डिनरी, डीवीआर, प्रेफरेंस। उनका मीटिंग कितना हुआ? बोर्ड मीटिंग, कमिटी तो कैसे डायरेक्टर्स की कमिटी होती है ना अलग अलग, उसका मीटिंग कितना हुआ है। शेयर्स हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये म्यूचुअल फंड पता है तुमको क्या होता है? अब मैं बताऊं, मान लो एक म्यूचुअल फंड है, राकेश का क्या कर रहे हैं, राकेश कटरीना म्यूचुअल फंड। कौन कौन इन्वेस्ट करेगा इसमें? 2 ही जन बस। बाद में इसका बदला लिया जाएगा, फिर से पूछ रहा हूं कौन कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा? पक्का तेरे को इन्वेस्ट नहीं करना है? सोच ले, तुझे मौत से डर नहीं लगता मतलब तेरे को? खुद ही सीए हूं तो मौत से, तो सीए ले लिया तो मौत से नहीं डरने का? तुम तो ऐसे बात करिए, आर्मी ज्वाइन किया तूने। चलो समझ रहे? अभी नीचे अगर एक बुलेट चला ना, तो सर तो बेटा बाद में फटेगा, पहले कुछ और फटेगा। चलो ध्यान देना, तो ध्यान देना। तो चेन्नई से अब मैं, राकेश कटरीना म्यूचुअल फंड है, कितना इन्वेस्ट करेगी तू इसमें? अरे अमाउंट बोल। 20,000 तू? अरे बोल ना छपरी। 50 लाख, 10 लाख, 5 लाख सॉरी। तुम 10 लाख। तू? एरोगेंस। तू 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 हाँ। अब ऐसे तुम हजारों इन्वेस्टर से पैसा लूंगा, ठीक है, फिर किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगा, किसी कंपनी के डिबेंचर्स में, किसी कंपनी के बॉन्ड में। अब तुम बोलेगा सर ये करने से अच्छा डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देते ना यार। समझ रहे तुम? ये करने से बेटर क्या करते, डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देते। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, डायरेक्टली इन्वेस्ट करने जाओगे तो कैन नॉट हायर सीए एक्सेट्रा, वो फीस तुमको महंगा पड़ेगा। अरे जा रहा है बुद्धि में, वो फीस तुमको महंगा पड़ेगा। अब है ना, ध्यान देना। अभी है ना, तो ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, ये जो क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होता है? ये भी म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड यहां के लोगों से खरीदता है, पैसा लेता है और इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करता है ना अलग अलग, और तुमको उस कंपनी का शेयर डिबेंचर्स नहीं देगा, अपना यूनिट देगा वो। वैसे ही फॉरेन का जो म्यूचुअल फंड है, फॉरेन के लोगों से पैसा लेता है और इंडिया में इन्वेस्ट करता है, तो म्यूचुअल फंड ही होता है, बट उसको म्यूचुअल फंड नहीं बोलते। क्या बोलते हैं उसको? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। बाहर के लोगों का पैसा आ रहा है ना, तो वो भी बताना है कि क्या कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने तेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। लास्ट, एनी अदर मैटर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। किस में प्रिस्क्राइब्ड होगा ये? रूल्स में। किस में प्रिस्क्राइब्ड होगा ये? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग से कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया। ये 9 इंफॉर्मेशन पढ़ो, फिर ये मैं तुमको याद कराऊंगा। रीड किया सबने? ये नीचे वाला रीड करो, बिना देखे बोलना है पूरा। ये देखो, फॉर्म नंबर MGT1 दिखा, नेम ऑफ कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस नंबर, क्लास कितना है, पर्सनल डिटेल, मेंबर का नाम, जॉइंट होल्डर, एड्रेस, ईमेल, सिन, फादर मदर, ऑक्यूपेशन, पैन डिटेल्स, दिस दैट। बाकी घर पे पढ़ोगे बैठ के क्या? नहीं। अब ये पूरा 5 पेज में रीड करके बताओ तुमको, ठीक है? मिला आत्मा को शांति? क्या मिल गया ये से? बट ठीक है, अरे भाई मस्ती किया, ठीक है। एक मन होता है देखने का प्रैक्टिकल लाइफ में। मैं तो ये पहले ना पूरा फॉर्म फिल करके दिखाता था बच्चों को, जितने फॉर्म से ना पहले,
क्योंकि पहले जब भी पढ़ाता था ना तो उसका वेटेज अलग था, टाइम इन्वेस्टमेंट अलग होता था और कोर्स का ड्यूरेशन अलग था, तो ऑलमोस्ट डबल टाइम में कंप्लीट करता था लॉ, क्योंकि उतना एक्स्ट्रा टाइम था क्लास का। तो ये सब फिल करके बताता था कैसे फिल करना है लीगली, कैसे। अभी कैसा है, वो उतना टाइम नहीं है और ये एग्जाम के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। मतलब ये फॉर्म नंबर्स नहीं है ना, सिर्फ फॉर्म नंबर है अपने को, ये फॉर्म नंबर का डिटेल्स नहीं है अंदर का अपने को एग्जाम में। अरे समझ रहा है? बट मैं रियल लाइफ में तो जो सीए फॉर्म्स होता है ना, उसमें जाके सिखाता हूँ ये फॉर्म्स कैसे भरने का। आई टेक फीस फॉर इट, बट मैं पढ़ाता हूँ। तुम में से किसी को ज्वाइन करना होगा तो मेरे इसके कोर्सेज हैं, यू कैन बाई इट। मैं तुमको एड्रेस वगैरह सब दे दूंगा वेबसाइट का। तुम बोलेंगे तो प्रमोशन कर रहा है साला। चल तो अब सुनो, मैं तुमको ये 10 ट्रांजैक्शंस याद करवा रहा हूं, शांति से सुनो। मुझे बताओ, पहले 3 बेसिक्स तुमको भरना है। पहला 3 इंफॉर्मेशन बेसिक्स है, मतलब कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का डिटेल, ऑब्जेक्टिव का डिटेल। दूसरा डिटेल्स ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज। फिर डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर, चेंजेस इन क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 3 बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया। अरे जा रहा है बुद्धि में? 3 बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट, अगला 2 इंफॉर्मेशन क्या है? डिटेल्स ऑफ क्या? प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी एंड चेंजेस इन क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मैनेजमेंट से रिलेटेड ना, एंड रेम्यूनरेशन ऑफ प्रमोटर एंड केएमपी। ये तुम लोग के बुद्धि में जा रहा है। फिर 3 कंप्लाइंसेस से रिलेटेड है। कंप्लाइंसेस से रिलेटेड है, क्या है? कंप्लीशन ऑफ कंप्लाइन नहीं था, वो कंप्लायंस सर्टिफिकेट था। पहला वो है भी नहीं, पेनल्टी ऑन नॉन कंप्लायंस टू कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट, पहला। दूसरा, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंसेस, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंसेस, पेनल्टी। दूसरा, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंसेस। और तीसरा, नंबर ऑफ जनरल मीटिंग, क्लास मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, कमेटी मीटिंग। ये तीनों तो कंप्लायंस ही हो गया ना, मीटिंग करो भी तो कंप्लायंस का ही है। और लास्ट क्या है? तेरा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कितना इन्वेस्ट किया। तो पहला 3 बेसिक्स, फिर 2 मैनेजमेंट से रिलेटेड, फिर 3 कंप्लायंस से रिलेटेड, 1 जनरल। पढ़ोगे एक बार इसको, फिर बिना देखे बोलना है। रेडी है? थोड़ा जान दिखाओ, स्माइल करो, स्माइल करो, छी स्माइल करो। कैसे छी? ए भाई तेरा मुंह दिखाएगी? ए बाबा इधर छुप के बैठी है, उधर बैठी है, इधर बैठ। ठीक है, बैठ जिधर बैठना है। रीड करो। बोलो, पहले 3 बेसिक इंफॉर्मेशन है, क्या है? डिटेल्स ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, डिटेल्स ऑफ, पहले क्या? डिटेल्स ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, शेयर्स, डिबेंचर्स, अदर सिक्योरिटीज डिटेल। देन डिटेल्स ऑफ शेयर्स, शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर। ये 3 तो बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया। बचा हुआ 2 क्या है? डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर, प्रमोटर, केएमपी। दूसरा, रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर एंड केएमपी। फिर 3 इंफॉर्मेशन, पेनल्टीज किसका? ऑन नॉन कंप्लायंस, पेनल्टीज ऑन नॉन कंप्लायंस पहला। दूसरा, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस। और तीसरा, नंबर ऑफ जनरल मीटिंग, क्लास मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, कमेटी मीटिंग। फिर अगला, शेयर्स हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। क्लियर हो गया ये? पक्का? वाह, बहुत प्यारे बच्चे हो तुम लोग को याद हो गया यार। इसमें मेरा कोई एफर्ट नहीं, तुम्हारा दिमाग है पूरा। शर्म आ रहा है? मेरा एफर्ट नहीं है इसमें। थैंक यू बेटा।
दिमाग का थोड़ा स्वच्छ भारत योजना कर। चलो रेडी एवरीवन। गुड़िया तू मेरे को आज सपोर्ट नहीं कर रही, मैंने देखा है ऐसा ना। तेरे को मैं मेरे बेटी के बराबर रखा था, बट कोई इमोशंस का कदर नहीं है इस संसार में, नहीं है ना कदर ही संसार में इमोशंस का। चलो नॉर्मल कंपनी के लिए क्या है, एक डायरेक्टर एंड एक सीएस, और अगर कंपनी में सीएस नहीं है तो प्रैक्टिसिंग सीएस। अगर 1% कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, तो कौन साइन करेगा, सीएस। और अगर कंपनी में सीएस नहीं है तो एक डायरेक्टर। क्लियर है ये। अगर लिस्टेड कंपनी है, या तो जो कंपनी क्या है अनलिस्टेड, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना मिनिमम 10 करोड़ या टर्नओवर मिनिमम 50 करोड़, तो नॉर्मल कंपनी जैसा ही होगा। एंड दूसरा एक नॉर्मल कंपनी मतलब एमजीटी 7 फाइल होगा, जो कौन साइन करेगा, एक डायरेक्टर एंड एक सीएस, और सीएस नहीं है तो प्रैक्टिसिंग सीएस। और अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसके लिए तो ये होगा ही ना, साथ में एमजीटी 8 कौन साइन करेगा, पीसीएस, जो बताएगा कि एमजीटी 7 के सारे इंफॉर्मेशन क्या है, करेक्ट है। अगर इसमें तुमने कुछ भी गड़बड़ किया तो पेनल्टी है। कंपनी को कितना है, 10,000 तो सीधा लग जाएगा, रोज का 100 रुपया, विच कैन गो अप टू 2 लाख। ऑफिस एंड डिफॉल्ट है तो 10,000 सीधा लग जाएगा, प्लस रोज का 100 रुपया, विच कैन गो अप टू 50,000। समझ रहे हैं। एंड प्रैक्टिसिंग सीएस का कितना है, 2 लाख। सबको क्लियर हो गया, पक्का। फिर से बताऊं, चलो गुड। सेक्शन 18(9), सेक्शन 89 क्या बोलता है, अब ना रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, क्या नाम है गुड़िया तेरा, महक, महक का 50 करोड़ का शेयर है, अमीर लड़की है ये। ऐसे लोग बिजी लोग होते हैं, ये चाहती है मेरा सारा काम कोई और करे मेरे बिहाफ में, तो इसने क्या किया, लीगल ओनर अपॉइंट कर लिया। लेट्स से इस बच्चे को, क्या नाम है भाई तेरा, क्या हो गया, डिवोर्स हो गया तेरा, हाँ? मन, लेकिन मन कहाँ लग रहा है पढ़ने में। चलो तो मन को अपॉइंट कर लिया, लेकिन मुझे बताओ रिलायंस वाले इसको खड़ा भी नहीं करेंगे, इसको खड़ा नहीं करेंगे। मन को क्या याद आ गया, तो कहने थे श्रद्धा, श्रद्धा नहीं, क्या नाम है, कौशिका नहीं, आयुषी। चलो तो कौशिका क्यों नहीं बोला, कौशिक है किसी का नाम कौशिक, कौन है कौशल, नहीं उसका तो नाम भी नहीं आता, वो तो हार्दिक है। तो महक, सुनो ना, मन को तो खड़ा भी नहीं करेंगे रिलायंस वाले, तो इसने क्या किया, मन को लीगल ओनर बना दिया। लेकिन इस शेयर्स का सारा सुख किसको मिलेगा, महक को। मतलब इसमें डिविडेंड किसको मिलेगा, महक को। बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, वोटिंग राइट, महक को। समझ रहे हैं, अरे हना बोल। अब सवाल ये आता है कि मन क्या है मेरे बच्चों, मन क्या है, लीगल ओनर, और महक क्या है, बेनिफिशियल ओनर। मैन क्या है, महक क्या है, समझ रहे, मन क्या है। तो जिस शेयर्स में लीगल ओनर और बेनिफिशियल ओनर अलग अलग होते हैं, वो इन्फॉर्म करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है। लीगल ओनर मन है ना यार, तो मन विल इन्फॉर्म इन फॉर्म MGT 4। किस फॉर्म में इन्फॉर्म करेगा, दिखा दो MGT 4 एक बार डाउनलोड करके। किसको इन्फॉर्म करेगा, कम, अरे कोई बात नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूं, बोल दिया, दिखा नहीं, इसमें क्या गलत, कोई बात नहीं, आ जाओ। कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे कितने दिन में, 30 डेज में। और जो बेनिफिशियल ओनर है कौन था, महक, तो महक विल इन्फॉर्म इन MGT 5, मन विल इन्फॉर्म इन MGT 4, महक विल इन्फॉर्म इन MGT 5। और महक किसको अगेन इन्फॉर्म करेगी, कंपनी को, कितने दिन में, 30 डेज में।
और इनको जो इंफॉर्मेशन मिलेगा, कंपनी को ये इंफॉर्मेशन किसको फाइल करना है, आरओसी को, MGT 6 में। किस फॉर्म में, कितने दिन में, 30 डेज। कंपनी के हाथ में जो इंफॉर्मेशन आया वहां से 30 डेज, वहां से कितना दिन, 30 डेज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अरे है ना, बोल। अब ध्यान देना, तो शेयर्स हुज नेम इज एंटर्ड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर बट ही इज नॉट अ, मतलब ये कौन है, लीगल ओनर, मन है ना रे। तो किस में इन्फॉर्म करेगा, कंपनी को, MGT 4 में। कितने दिन में, 30 डेज में। एंड हिज नेम इज बीइंग एंटर्ड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर। इन केस ऑफ चेंजेस, अगर कुछ चेंज हुआ है, जैसे सुनो ना, लीगल ओनर महक ने मन को रखा था ना यार, लेकिन इसको लगा कि साला ये काम ठीक से नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसको निकाल दिया और इसकी जगह अपॉइंट कर लिया, क्या नाम है तेरा, तू धोनी। कहां रहती है गुड़िया? तो ध्वनि को अपॉइंट कर लिया। लीगल ओनर चेंज हुई है ना यार, तो जब लीगल ओनर चेंज हुई तो 30 डेज में फिर से इन्फॉर्म करेगी ये ध्वनि। कौन से फॉर्म में, MGT 4। ये अगर बेनिफिशियल ओनर चेंज हो रहा है, मतलब महक टपक गई और महक का शेयर चला गया लहक के पास, अब लहक लहकती हुई कहने से फिर से क्या फाइल करेगी, MGT 5। कितने दिन में, 30 डेज में। समझ रहा है? तो इन केस ऑफ चेंजेस MGT 4 अगेन कंपनी को फाइल करना है 30 डेज में ऑफ सच चेंज। पर्सन हु इज अ बेनिफिशियल ओनर शैल इन्फॉर्म कंपनी इन MGT 5 विद इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग सच बेनिफिशियल ओनर। अच्छा, या अगर चेंज हुआ MGT 5 में तो वापस से फाइल करना 30 डेज में ऑफ सच चेंज। समझ रहा है? तो MGT 4, MGT 5, MGT 4 में क्या फाइल करना है तेरे को, लीगल ओनर। MGT 5 कौन फाइल करेगा, मैं जब बनाया तभी भी, जब चेंज हुआ है तभी भी, और जब भी कंपनी के हाथ में क्या आया, 4 या 5, वहां से हाथ में आया, वहां से 30 दिन में। कैसे गंदे हो रहे तुम लोग, छी, बहुत गंदे हो तुम लोग। मतलब क्यों हंसे इस बात पे? चलो, क्या होता है तो साले छपरी, वेनेवर कंपनी के हाथ में जब भी, कितने हाथ में क्या आया बोलो, MGT 4 या 5, क्या याद आ गया? तो MGT 4 या 5 आया, वहां से उसको ROC के पास क्या फाइल करना है, MGT 6। कितने दिन में, जब भी 4 और 5 हाथ में आया वहां से। अरे मत हंसो यार ऐसे गंदे लोग, अरे रिसीव्स लिखा है यार, अभी सब कुछ हिंदी में बोल रहा हूं तो वो ठीक है। माइक बंद कर गया ना। अच्छा, लिस्टेड कंपनी में तो बहुत बड़ी बात है ना ये सब अलग अलग होना, तो उनको तो बड़ी बात है ना, बेनिफिशियल ओनर लीगल ओनर अलग अलग होना, तो उनको तो 2 न्यूज़पेपर में ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 न्यूज़पेपर में ऐड। समझ गया आप लोग को? गुड। इसका क्या पेनल्टी है अगर नहीं बताया तो? मेंबर और बेनिफिशियल ओनर को 5000 तो सीधा लग जाएगा। रोज का कितना लगेगा, 200, विच कैन गो अप टू 5 लाख। एंड कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट को कितना लगेगा रोज का, 1000 रुपया, विच कैन गो अप टू 5 लाख। कंपनी को 2 लाख, ऑफिसर इन डिफॉल्ट को। क्लियर है? ये पक्का? अच्छा, इधर तक क्लियर हो गया? आप सुनो, एक सिचुएशन बता रहा हूं। ये रजिस्टर ऑफ मेंबर है, क्या ये, इसमें सब मेंबर्स का नाम लिखा रहेगा ना, A, B, ध्वनि, D, E, F, G। अब सुनो, कंपनी ने बोला हम डिविडेंड देगा, कंपनी क्या बनाएगा, लिस्ट ऑफ मेंबर्स, इन सब का नाम लिखेगा। उतने में ध्वनि ने अपना शेयर्स बेच दिया। किसको बेचा, बोलना ऐसे कोई।
अर्पिता को बेच दिया, तो कंपनी क्या करेगा, लिस्ट ऑफ मेंबर्स में धोनी का नाम हटा के किसका डालेगा, अर्पिता का नाम लिखा, उतने में अर्पिता ने भी अपना शेयर बेच दिया। किसको बेचे, मुनमुन को। तो कहने से मुनमुन का नाम हटा, उसका नाम डाल के मुनमुन का नाम डाला, जब मुनमुन का लिखा ना, उतना में मुनमुन ने भी अपना शेयर बेच दिया। किसको बेचा, महक। ए बाबा, तेजस का मैंने ऑलरेडी ढूंढ के रखा है, नाटक नहीं चाहिए। चलो, इसका मूड खराब हो गया, क्या हो गया बेटा, चलो ध्यान देना। चलो मुनमुन को ही रखते हैं, वो देखो उसको मोटिवेट कर रही है, वो मोटिवेट होगी, तू डिमोटिवेट हो जाएगी। चलो, तो ए महक का नाम लिखा, महक ने अपना शेयर, साला यही करता बैठेगा, कंपनी तो लिस्ट कब बनाएगा, समझा प्रॉब्लम। तो जब कभी कंपनी को बोनस शेयर इशू करना होता है, राइट शेयर इशू करना होता है, डिविडेंड इशू करना होता है, तो कंपनी क्या करती है पता है, वो इशू करने के पहले रजिस्टर को क्लोज कर देती है। क्लोज कर देती है का मतलब क्या हुआ पता है, मतलब अब रजिस्टर में नाम चेंज नहीं होगा। तो अगर रजिस्टर क्लोज कर दिया, ध्वनि का नाम है और ध्वनि ने शेयर बेच दिया अर्पिता को, फिर भी नाम किसका रहेगा, ध्वनि का, और डिविडेंड किसको मिलेगा, ध्वनि को। तुम बोलेगा सर लेकिन फिर तो ये गलत हो जाएगा, गलत नहीं हो जाएगा, क्लोज होने के पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो अगर ध्वनि अर्पिता को बेच रही है तो उसको बोलेगी भाई रजिस्टर बंद हो चुका है या बंद होने वाला है, तो तेरा नाम नहीं आएगा, तो डिविडेंड मेरे को ही मिलेगा। मतलब कहने से उतना पैसा कम लेगी ये बेचते टाइम। अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग, समझा रजिस्टर क्यों क्लोज होता है। रजिस्टर कितने दिन के लिए क्लोज कर सकते हो, एक बार में 30 दिन के लिए, और पूरे फाइनेंशियल ईयर में 45 डेज के लिए। तो अगर समझो तुमने 1 जून 24 को क्लोज किया है, 1 जून 24 को क्लोज किया है, तो कितने दिन तक क्लोज रहेगा ये, 30 डेज। कितने दिन तक क्लोज रहेगा ये, 30 डेज। अब 1 जून 24 से 30 डेज क्या है, कुछ भी डेट ले लो, 31 या 30 जून 24। क्लियर है ये। इससे ज्यादा कंटिन्यूसली और क्लोज रख सकता है क्या, नहीं। एक साथ कर सकता है क्या, नहीं। अब मान लो 1 नवंबर को क्लोज किया, और कितने दिन क्लोज रह पाएगा वो, 45 डेज, मतलब 15 नवंबर ना यार, नहीं समझा क्यों, क्योंकि 45 हो गया ना। अरे मेरे भाई, ये उसको दिसंबर में फिर से क्लोज करना है, कब तक नहीं कर सकता है, 31 मार्च 25। क्लियर है। अच्छा, क्लोज करने से 7 दिन पहले इन्फॉर्म करेगा, तो 1 जून 24 को अगर क्लोज कर रहा है तो इन्फॉर्म कब तक कर लेगा, 24 मई 24 तक इन्फॉर्म कर लेगा। समझ रहा है कि हम रजिस्टर क्लोज करने वाले, ये सबको समझा पक्का। तेजस भाई, तेरा नाम क्या है भाई, लास्ट में युग नाम है, समझा तेरे को। अभी ध्यान देना, क्लोजर ऑफ रजिस्टर, क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स, सिक्योरिटी होल्डर्स। कंपनी में क्लोज इट्स रजिस्टर फॉर मैक्सिमम 30 days continuously and maximum 45 days in 1 year. Are you understanding? पक्का। नो, 30 दिन तक कंटिन्यूसली और 45 डेज एक साल में। बिफोर क्लोजर ऑफ द रजिस्टर एटलीस्ट 7 days एडवांस नोटिस मस्ट बी सर्व्ड बाय कंपनी टू इट्स मेंबर्स। समझ रहे हैं? अब ना तो 7 दिन पहले बताएगा, और कहना इसे पेनल्टी क्या है, 5,000 रोज का, विच कैन गो अप टू 1,00,000। कंपनी एंड ऑफिसर रेट डिफॉल्ट। एक बार रीड कर लो ना ये। क्यों मिस करना है कल का लेक्चर, फिर चुपचाप आना पढ़ने। क्या करेगा जान के, चेमटिया।
आ जाओ, सेक्शन 94, रेडी है सब लोग? प्लेस ऑफ ए, मुझे बताओ रजिस्टर कितने दिन के लिए क्लोज कर सकते हैं एक बार में? पूरे साल में? क्लोज करने से पहले इन्फॉर्म करेगा, क्लियर है? अब है ना, दिन का एक चैप्टर निपटेगा कल से। जैसे कल रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज स्टार्ट होगा, 90% खत्म हो जाएगा। फिर परसों रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज खत्म होगा, इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट होगा, वो 2-2.5 लेक्चर चलता है। फिर वो खत्म होगा, फिर डिपॉजिट 1.5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, प्रोस्पेक्टस 1.5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। समझ रहे आप किस स्पेस में जाने वाला है? सब उड़ाओगे नहीं, सब छोटे छोटे चैप्टर्स है। छोटे ऐसे मैनेजमेंट के सामने तुमको छोटे लगेंगे ये सब, और वेटेज 6 मार्क का ऑन एन एवरेज हर चैप्टर का। दैट मीन्स तुम एक लेक्चर अगर मिस करेगा तो दैट विल बी ब्लंडर ऑफ 6 मार्क्स। समझ रहे हैं? ध्यान देना। प्लेस ऑफ कीपिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ रजिस्टर, ध्यान देना। प्लेस ऑफ कीपिंग रजिस्टर एंड रिटर्न्स। अब सबसे पहले हाँ कर दो भाई, मेरे पास नहीं, हाँ मेरे पास है। थोड़ी देर बंद रखते हैं। बोलू मैं? देखो, प्लेस ऑफ कीपिंग रजिस्टर एंड रिटर्न्स, कहां पे रखेगा रजिस्टर? रजिस्टर्ड ऑफिस पे। और क्या पास करेगा? SR इन GM। रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखने के लिए SR इन GM नहीं पास करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं रखेगा तो SR इन GM। अच्छा, लेकिन SR इन GM पास करके तुम युगांडा में रख सकता है क्या? नहीं, ये इंडिया में ही कहीं पे होना चाहिए। और जहां कहां पे? जहां पे तेरा 110 से ज्यादा मेंबर्स है। तो कंपनी में अगर गोवा में मेंटेन करना है या लेट से नागपुर में मेंटेन करना है, ना नागपुर में मेंटेन करना है, ये तो 100 मेंबर है टोटल, तो नागपुर में कितने मेंबर्स होने चाहिए? 1000 मेंबर है तो कितने होने चाहिए? 101। समझ रहे? मैथ्स बहुत बढ़िया है रे तुम लोग का। हाँ चलो, अच्छा सुनो ना, इंस्पेक्ट देख सकता है क्या रजिस्टर? अपना अपना देखने का मतलब मेंबर वाला रजिस्टर देख सकता है, डिबेंचर होल्डर वाला, सिक्योरिटी होल्डर देखने का पैसा नहीं है। लेकिन मेंबर डिबेंचर होल्डर का रजिस्टर देखना चाहता है, नहीं समझा? नकुल अपना देखना चाहता है, हार्दिक अपना देखना चाहता है, तेरा नाम क्या है? यश अपना देखना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं। बट यश नकुल का देखना चाहता है, नकुल हार्दिक का, हार्दिक यश का। दूसरे का रजिस्टर देख रहा है ना तुम, तो उसका पैसा है। दूसरे का रजिस्टर देखेगा तो 50 रुपीज पर सेशन, नहीं पर इंस्पेक्शन। पर इंस्पेक्शन मतलब हर पेज का 50 रुपया। एक जन का नाम नहीं, एक बार गया तो रजिस्टर पूरा देख, जी भर के देख। लेकिन अगली बार वापस देखने जा रहा है, कल फिर से मूड हो गया तो फिर से 50 रुपया दे। फिर 50 रुपया देके तुमको रजिस्टर का जो जो पार्ट देखना है देख ले, नहीं समझा? फिर तीसरे दिन वापस मन हो गया, बोले आज फिर से रजिस्टर देखूंगा। फिर ऐसा नहीं बोलेगा एक पेज देख दूसरा मत देख, सारा पेज देख ले, कोई बात नहीं, बट एक बार में देखने का 50 रुपया। समझ रहे? फिर अगली बार देखना है तो वापस से 50 रुपया। समझ रहे तुम? पर इंस्पेक्शन समझा? तुमको मैं एकदम कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी देता हूं, सस्ता है तुम साला। इफ एनीवन वांट टू एक्सट्रैक्ट कॉपी, अब तुम्हारा देखने से मन नहीं भर रहा है, तुम बोलता है लेके जाएगा पेज, तो तुम क्या याद आ गया ध्वनि? तो पेज लेके जाएगा तो हर पेज लेने का 10 रुपया। तो पेज फाड़ के लेगा कि उसका फोटोकॉपी लेगा? फोटोकॉपी। तो 10 रुपया पर पेज। एंड कितने दिन में देगा? 7 दिन। ये देखने तो बिजनेस हाउस में देखना है ना यार, बट कंपनी बोलता हम कम टाइम देगा। एक कंपनी बोल सकता 2 मिनट में देख के जाओ, तो कम से कम 2 घंटा देना पड़ेगा देखने के लिए। समझ रहे हैं? तो कंपनी मे प्लेस रिस्ट्रिक्शन ऑन इंस्पेक्शन, बट एटलीस्ट 2 hours शुड बी अलाउड फॉर इंस्पेक्शन। पेनल्टी कितना है? कंपनी ऑफिसर डिफॉल्ट गड़बड़ किया तो 1000 रुपया रोज का, विच कैन गो अप टू 1 लाख। रीड करो नहीं है?
अरे हो गया क्या? नेम ऑफ रजिस्टर। ए रजिस्टर ऑफ मेंबर कितने साल मेंटेन करना है? परमानेंट। परमानेंट मतलब जब तक है जा, जब तक है जा। क्लियर हो गया? आज तो मेरे से बात नहीं कर रही है ना, तो सोच के ये कि सर से बात ही नहीं करेगी, गुस्से में क्या मेरे से? तो आज बात ही नहीं किया यार मेरे से, तू ऐसा कि तू मत बताओ मुझे क्या करना है। हाँ तो तुम लोग कोई बताता ही नहीं अपने बारे में मेरे को, मैं सब बता देता अपने बारे में तुम लोग को। मेरे को पूछो तो ते बाबा, तेरा तो रहने दे, तेरा तो साला गूगल हिस्ट्री निकाला ना मैं। गो फॉर इट कहां पे गो फॉर इट? तेरा मोबाइल लेके जाता है मैं। आईफोन है? किसके किसके पास आईफोन है? एक बच्चा, दो बच्चे, चल तेरे पास भी आईफोन? कौन सा फोन? सैमसंग ही है, चाइना फोन ही रख तुम। सैमसंग चाइना नहीं है, सैमसंग वाला तो चाइना ही होगा। तो देखो इधर, जब तक है जान परमानेंटली पूरी जिंदगी भर रखना है। डिबेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर का रजिस्टर कब तक मेंटेन करना है? 8 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिडेम्पशन। सुनो ना, पेपर पे इन्होंने लिख दिया 8 इयर्स, बट एक बात बताओ, ये भी लाइफ टाइम होगा। आई टेल यू क्यों। इन्होंने क्या बोला? 8 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिडेम्पशन, मतलब डिबेंचर का नया नया डिबेंचर इशू होता जाएगा। अरे समझ रहा है? नया नया डिबेंचर इशू होता जाएगा और पुराना पुराना रिडीम होता जाएगा। हर साल कोई ना कोई डिबेंचर तो रिडीम होगा। तो डोंट यू थिंक रिडेम्पशन से 8 साल बोला है? अरे यार, रिडेम्पशन से 8 साल बोला है, तो नया नया इशू करेगा, पुराना पुराना रिडीम होएगा, नया नया इशू होएगा, पुराना पुराना रिडीम होएगा। तो वो पुराना जब रिडीम होगा तो वहां से 8 साल लेगा ना। अरे मेरे भाई, पुराना रिडीम होगा तो वहां से 8 साल लेगा ना। तो 8 इयर्स फ्रॉम रिडेम्पशन बोल रहे हैं ये लोग, नहीं समझा? 8 इयर्स फ्रॉम रिडेम्पशन बोल रहे हैं लोग। बोलू मैं? तो 8 इयर्स फ्रॉम रिडेम्पशन। अब तो मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में तो लाइफ टाइम ही हो गया ना, क्योंकि वो रिडेम्पशन का ईयर तो बढ़ते जाएगा ना। अरे मेरे भाई, पक्का समझा? मुन बुन ए तू, हाँ समझा? क्या नाम है तुम्हारा? मैं तुमका तुम्हारा उड़ाता नहीं है ना मैं ज्यादा। चलो ध्यान देना, एनुअल रिटर्न और जो डॉक्यूमेंट्स फाइल होता है वो कितने साल तक? फ्रॉम द डेट ऑफ, अगर फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर है या फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर है, वो भी कब तक मेंटेन करना है? परमानेंटली, अंटिल इट्स discontinuation and entries are shifted in the principal register. Entries are shifted in the principal, मतलब 13 साल 2 ही मेंबर था, दोनों मर गया, तब फॉरेन में रजिस्टर मेंटेन करके क्या करेगा? तो आइडियली तो परमानेंटली मेंटेन करना था, 2 ही मेंबर था, दोनों मर गए, अब फॉरेन में रजिस्टर करके कोई पर्पस है क्या? अरे बोल मेरे भाई, फॉरेन में रजिस्टर मेंटेन करके कोई पर्पस है क्या? नहीं। तो कैन आई से परमानेंटली मेंटेन करना है, लेकिन एक बार ही डिसकंटिन्यू हो गया फॉरेन रजिस्टर, फिर जो भी एंट्री होगा उसमें वो तुम बंद कर सकता है रजिस्टर, बट उसकी एंट्री इंडिया का जो प्रिंसिपल रजिस्टर है उसमें क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट। फॉरेन डिबेंचर होल्डर का भी रजिस्टर 8 साल मेंटेन करना फ्रॉम द रिडेम्पशन। रीड करो ये। तुम लोग रीड नहीं कर रहे हैं, बोलेगा बिना देखे। ए बाबा, ओए
रेडी? बोलो, रजिस्टर कितना टाइम मेंटेन करना है? परमानेंट, ठीक है। एंड डिबेंचर्स का एडीएस फ्रॉम रिडेम्पशन, एनुअल फाइलिंग फॉरेन रजिस्टर्ड मेंबर का परमानेंटली, बट अगर वो डिसकंटिन्यू हो गया तो प्रिंसिपल इसमें शिफ्ट कर दे। और फिर फॉरेन डिबेंचर होल्डर का एडीएस फ्रॉम रिडेम्पशन। और फिर अब सुनो, ये लोग क्या बोलते हैं, ऑल दी रजिस्टर्ड इंडाइसेस records, all the register indices records returns, ये जो इंफॉर्मेशन है आर ओनली प्राइमा फेसी एविडेंस एंड नॉट अ, पहले तो तुमको प्राइमा फेसी एविडेंस और कंक्लूसिव एविडेंस का फर्क पता है? बताता हूं, सुनो। अब समझो, क्या नाम है भाई तेरा? दिलशीत ने, चुप, दिलशील ने मन का मर्डर कर दिया, उसके पेट में चाकू डाल दिया और भाग गया। ये मैं देखा मन के पेट में क्या तो तो कहना ही से तो मैं मार देगा तेरे को, मैं बता रहा है, तो तेरे को मैं ड्रम में फिट करेगा, समझ रही है तुम? पट 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 ऐसा काटेगा 20 पीस में, डाल देगा ऐसा इंस्टॉलमेंट में ड्रम में। तो दिशील है ना, उसने मन के पेट में चाकू डाला और ये भाग गया। अब मैंने देखा मेरा बच्चा मर रहा है, मैं भागा भागा गया, इसके पेट से चाकू निकाला, बट एक कोइंसिडेंस हो गया, जैसे चाकू निकाला इसके पेट से, बोला ओ सर, ऐसे पॉइंट आउट किया, उतने में पुलिस की गाड़ी सामने आ गई। अब चाकू मेरे हाथ में, इसका फिंगर मेरी तरफ पॉइंटेड, पुलिस सामने, और ये गिर गया, टपक गया। अब पुलिस वाला मेरे को लेके गया जेल में, मारा डंडे एट अप्रोप्रिएट प्लेस, और पूछा बता तूने खून किया है कि नहीं? बोला मैं तो नहीं किया खून। बोला तू ही किया है? बोला नहीं नहीं किया मैंने तो। अब मेरे को अच्छे से मेरी सुताई किया उसने, समझ रहे तो। अब 6 महीने तक मैं जेल में था, उसके बाद सीसीटीवी निकला जिसमें ये सब सीन दिखा, तो मुझे जेल के बाहर निकाल दिया पुलिस वाले ने सॉरी बोल के, और दिशील को जेल में डाला। मुझे जो रखा था जेल में उसको बोलते हैं प्राइमा फेसी एविडेंस, और दिशील को जो डाला था उसको बोलते हैं कंक्लूसिव एविडेंस, समझ रहे हैं? तो बोलता है रजिस्टर इंडाइसेस रिकॉर्ड्स में जो भी लिखा है वो प्राइमा फेसी एविडेंस है। मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, क्या नाम है बेटा तेरा? दिव्यांग, ध्वनि। ध्वनि के पास 100 शेयर्स हैं, लेकिन गलती से ना 2 0 एक्स्ट्रा छप गया था रजिस्टर ऑफ मेंबर में। अब ये नाच रही है, इसकी बहन के मजे मजे, समझ रहे? नाच रही है, 10,000 शेयर्स है। अब लेकिन इसका बोलता है ये प्राइमा फेसी एविडेंस है, कंक्लूसिव नहीं है। तो अगर इसमें गलती है तो वो फाइनल प्रूफ नहीं होगा। सबसे फाइनल प्रूफ क्या है? शेयर सर्टिफिकेट, उसमें तो ध्वनि का कितना लिखा रहेगा? 100 शेयर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो बोलता है ऑल द रजिस्टर्ड इंडाइसेस रिकॉर्ड्स रिटर्न्स आर ओनली एंड नॉट, क्लियर हो गया? आप सुनो, अब है ना 2-3 जनरल कॉन्सेप्ट्स बाकी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, वो करेंगे, बट इसके पहले इसका ये, क्योंकि टेक्निकली चैप्टर खत्म हो गया, कुछ 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले मैं इसका पूरा ऑडियो दे देता हूँ तुम लोग को, समझ रहे हैं? तो रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अरे भाई पहले अपने को वो इंडेक्स को बनाना पड़ेगा। इंडेक्स लिखा है तुम लोग? आज घर पे जाके ये इंडेक्स भी लिखना है तुमको, ये दिख रहा है? एंड में लिखना होता है चैप्टर खत्म होने के बाद। शेमड़ी शेमड़ी, तो बहुत प्यारी बच्ची है बचपन से, गुस्से में क्या? इसको थोड़ा मूड स्विंग का प्रॉब्लम है ना? है ना? वो देख मजे ले रहे हैं, ले रहा है तो ले रहा है। चलो ध्यान देना। सेक्शन 88, सेक्शन 88 आज मैंने आप लोग को क्या पढ़ा है मेरे अजीब से दिखने वाले बच्चों? रजिस्टर। इसमें अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल है, इसका क्या होगा? MGT1। कंपनी में कोई शेयर कैपिटल नहीं है,
तो क्या नहीं से क्या क्या रहेगा, मेंबर का नाम, नाम, एड्रेस, ये सब डिटेल, नाम, एड्रेस, ईमेल, सेन, पैन, कब मेंबर बना, गार्डियन का नाम, कब मेंबर सीज किया, समझ रहा है। अच्छा, कहां पे मेंटेन करेगा ये, रजिस्टर्ड ऑफिस। कहीं और मेंटेन करना है तो एसआर इन जीएम से कहां मेंटेन कर सकते हो, सेम सिटी, टाउन, विलेज, या तो जहां पे 110 से ज्यादा मेंबर्स है। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद डिबेंचर होल्डर का क्या है, रजिस्टर, MGT 2। इंडेक्स बनाना पड़ेगा, 50 से ज्यादा मेंबर है तो इंडेक्स बनाना है, नहीं तो इंडेक्स नहीं बनाना है। नहीं समझा। अगला, फॉरेन में रजिस्टर बनाना है क्या, फॉरेन में रजिस्टर बनाना है क्या, MGT 3। अगर फॉरेन में रजिस्टर, दो कंडीशन होगा तो ना यार, MGT 3 3 सिचुएशन में फाइल करना है, और जब जब एंट्री करोगे 15 दिन में इन्फॉर्म करना है। सबको क्लियर हो गया ये। अच्छा, इसके बाद एनुअल रिटर्न, सेक्शन 92। एनुअल रिटर्न कितने दिन में फाइल करना है तेरे को, 60 डेज ऑफ AGM। AGM नहीं हुआ तो ड्यू डेट ऑफ AGM। अच्छा मुझे बताओ ना, क्या क्या डिटेल फाइल करेगा। पहले 3 तो बेसिक्स है, बेसिक्स मतलब कंपनी का, बिजनेस, रजिस्टर्ड ऑफिस, फिर डिटेल्स ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज, डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर। अरे समझ रहे, अलॉन्ग विद चेंजेस इन क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फिर 2 तो मैनेजमेंट से रिलेटेड डिटेल है, क्या, डिटेल्स ऑफ प्रमोटर, डायरेक्टर, KMP, प्रमोटर, डायरेक्टर, KMP, एंड दूसरा रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर, KMP, और लास्ट 3 पेनल्टीज ऑन नॉन कंप्लाइंस, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लाइंस, फिर नंबर ऑफ जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, क्लास मीटिंग, कमिटी मीटिंग। क्लियर हो गया। फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ध्यान देना। अगला, फिर किस फॉर्म में फाइल होगा, MGT 7, MGT 7 है, MGT 8। अरे मेरे भाई, सेक्शन 89। तुम लोग को मेरे को पार्टिसिपेट करना है, नहीं तो मैं सुसाइड भी करता हूँ। एक बैच में किया भी था, मरा भी था एक बार। झूठ लग रहा है तुमको, उस बैच में जाके देखो, मेरा बॉडी अभी भी मिलेगा उधर। झूठ लग रहा है तुमको, तो इधर आ। चलो, तो मुझे बताओ, लीगल ओनर क्या फाइल करेगा, MGT 4, बेनिफिशियल ओनर और कंपनी। तुम लोग तो G फॉर जीनियस हो यार, और मैं G फॉर गुरुजी। अगला, सेक्शन 91, क्लोजर ऑफ रजिस्टर। नाउ मुझे बताओ, रजिस्टर कितने दिन के लिए क्लोज होगा, 30 डेज कंटिन्यू। और कितना, वाह यार, यार तुम लोग तो यार G फॉर जीनियस हो यार।
हाँ सुनो ना, पीछे का एसी कोई चालू, गुड़िया अपना भाई इधर आना, वो एसी चालू करना। तो बाबा जैकेट पहन के रखी है, हम लोग नहीं पहना है जैकेट, वो चालू कर। अरे कर दे यार, ये वाला भी कर दो सर। हाँ रख दे उधर, ताकि लोग बार बार चेंज कर पाए ना। तुम लोग है ना अलग अलग टेक्निक लाते हो, पता है, परेशान करने का। मुझे लगता है तुम लोग सोच के आते हो ना, आज टीचर को परेशान करके जाना है। मेरे जैसे भोले वाले टीचर को कोई क्यों परेशान करता है? भोला वाला है कि नहीं मैं मुनमुन? अरे दोस्ती हूं मैं आप लोग का यार, क्या बात कर रहे हो? दोस्ती हूं ना गुड़िया। चलो आ जाओ अगला, प्लेस ऑफ कीपिंग रजिस्टर। ए मुझे बताओ, रजिस्टर जो तुम मेंटेन करेगा कहां पे मेंटेन करेगा? रजिस्टर्ड ऑफिस। 110 जहां पे, तो एसआर पास करके वहां पे भी मेंटेन कर सकता है। अगला, इंस्पेक्ट कर सकता है क्या? इंस्पेक्ट कर सकता है। 50 रुपया पर सेशन। नॉर्मली तो फ्री है ना यार, बट तुम दूसरे का देखना चाहता है तो 50 रुपया, और लेना चाहते हो तो 10 रुपया पर पेज एक्सट्रैक्ट। तुम लोग गलत वे में सोचता है क्या? गुड़िया में गलत वे में कुछ बोल सकता है क्या? गुड़िया एक गलत वे में कुछ बोल सकता है? सपोर्टर है अपने एकदम क्लास में। चलो, एक कभी इंस्पेक्ट कर सकता है बिजनेस आज, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है तो 2 घंटा तो देना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा, रजिस्टर मेंबर का कितने साल मेंटेन करेगा? परमानेंट। और डिबेंचर होल्डर का 8 साल, 8 ईयर्स। फॉरेन रजिस्टर का भी सेम है। एनुअल रिटर्न फाइलिंग वगैरह किया, वो भी 8 ईयर्स है ना। फॉरेन रजिस्टर भी, रजिस्टर ऑफ मेंबर परमानेंटली, और डिबेंचर का 8 ईयर्स। क्लियर हो गया ये? फिर सेक्शन 95 क्या बोलता है? जो तेरा रजिस्टर्ड इंडाइसेस, इंडाइसेस है, रिकॉर्ड्स है, ये सब क्या है? प्राइमा फेसी एविडेंस है, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं। अब सुनो, मैं तुमको इसका ऑडियो दे रहा हूं, 2 मिनट रुक जाओ पहले। ले रहे भाई, सास ससुर सब ले रहे। रुक जाओ। आज तुम लोग का जान थोड़ा बच गया, थोड़ा आज कम होमवर्क मिलेगा। शुरू का वो 1 सवा घंटा जो वेस्ट हुआ ना तुम्हारा, नहीं पागल है, आधा घंटा तो मेरे को चालू करने में गया। उसके बाद जो मैं इससे पढ़ा सकता हूँ वो फेस टू फेस में तो उसका डबल टाइम लग जाता है, कनेक्ट करने में ज्यादा टाइम चला जाता है ना। 2 मिनट सांस ले दो। बहुत प्यारी बच्ची, क्या टूट रही है? टॉयलेट जा दो, मोबाइल पे ही मुँह दूंगा तेरे, भलेगा मोबाइल पे बारिश कर देती है। हेलो मैं बोल रहा हूँ, प्लीज बर्गर बर्गर मत आप बर्गर बोल रहे हो तो? अरे वैसे नहीं है, मजाक मस्ती नहीं करूंगा, फोन नहीं बजेगा 3 घंटे में।
2 मिनट रुको, मैं स्टार्ट करता हूं। एक्टिंग करेगी मेरा? आयुषी गुड़िया लेट हो गया आज तेरे को, क्यों? क्या काम था? वो मैडम तेरी बहुत तारीफ कर रही थी, बोली थी बहुत पढ़ाई में अच्छी है वो लड़की। कितना है तेरे को फाउंडेशन में? इतनी तारीफ कर रही थी ना तेरी वो, बोला अच्छी है, बट इतनी मतलब तारीफ के लायक तो पता नहीं है। तेरा किया और क्या, 4-5-6 बच्चों का किया बहुत तारीफ। एक इसका तेजस का किया तो चलो सेंस बनता है, 6-7 बच्चों को किया यार। एग्जैक्टली उसमें 6-7 बच्चों का तारीफ कर दिया। बोला इतना लकी हूं मैं, इतने अच्छे। 20 है भी नहीं साले, 18 है ना। ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन होंगे, पता नहीं, मैंने देखा नहीं। चलो रख दो, हाँ कर दे। ए मैं स्टार्ट करा, तुम लोग को मोबाइल में किसी को वहीं पे स्टार्ट करना तो वहां पे भी स्टार्ट कर लो। क्या करना है, क्या करना है इसी को? ऑन द काउंट ऑफ 3 आई विल स्टार्ट, ठीक है? 1 2 3। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रोफेसर राकेश मिश्रा। वेलकम टू प्रोफेशनल एकेडमी। लेट्स स्टार्ट विथ रिवीजन ऑफ चैप्टर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पहला इसमें, meeting will be treated as a valid meeting if it is properly convened, constituted and conducted. Meeting will be deemed to be properly convened if deemed to be properly constituted if quorum is present. Quorum is the minimum number of members required to be present in the meeting. Then इसके बाद बोलता है कि unless the article provide the higher number, in case of a private company at least 2 members personally present. In case of a public company, this is as on date of meeting, if it is up to 1000 member, then at least 5 members personally present. More than 1000 member, up to 5000 member, then at least 15 members personally present. And more than 5000 member, then at least 30 members personally present. फिर इसके बाद आता quorum shall be present within half an hour, otherwise it will be adjourned to next week, same day, same time, same place. And if in adjourned meeting also quorum is not present, then quorum is not present, then it's the number of members present shall be deemed to be quorum. Then if the meeting is called by requisition, in that case if the meeting is not present within half an hour, then meeting shall be cancelled. फिर बोलता है for an adjourned meeting also advance notice of at least 3 days clear days notice need to be given. फिर इसके बाद बोलता है कि secretarial standards quorum shall be present throughout the meeting. If the total then this is joint holder shall be treated as a single member. If the total number of the members in the company fall below the limit fixed by the article, then total remaining members shall be deemed to be quorum. फिर इसके बाद आता है 101 notice. Meeting shall be treated as properly convened if proper notice given to proper person by proper authority in proper time. Proper notice means there shall be date, time, place, agenda shall be there. Agenda shall be there. Then this is if it is a accidental omission, meeting is valid. Deliberate omission, meeting is invalid. And then this is joint. In case of a joint holders, it will be given to a first name person. Then this is if the member has given the cost, company is not bound to serve by. Sorry, if the member is not given the cause, then company is not bound to serve by that mode. And if the company has given cause, then मतलब member has given cause, then company is bound to serve by that mode. फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा है प्रॉपर पर्सन. प्रॉपर पर्सन में ये लोगों ने क्या बोला है?
तो प्रॉपर पर्सन में आता है मेंबर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड मेंबर और असाइनी ऑफ एन इंसॉल्वेंट मेंबर, ऑडिटर एंड डायरेक्टर। देन इसके बाद आता है कि प्रॉपर अथॉरिटी, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, बट इफ इट इज गिवन बाय कंपनी सेक्रेटरी और सम डायरेक्टर देन इट इज invalid, and if it is ratified by majority of directors then it is valid. Then इसके बाद आता प्रॉपर टाइम, एटलीस्ट 21 क्लियर डेज नोटिस नीड टू बी गिवन. क्लियर डेज मीन्स डेट ऑफ नोटिस एंड डेट ऑफ मीटिंग शैल बी एक्सक्लूडेड. इन केस ऑफ इट इज सर्व्ड बाय ईमेल एंड एडवर्टाइजमेंट इज डीम्ड टू बी सर्व्ड immediately. Shorter notice is allowed in case of AGM if it is supported by at least 95% of the total member entitled to vote, and if in case of any other general meeting if the company has share capital and if it is supported by majority in number and at least 95% of the paid up share capital. If the company does not have share capital then at least 95% of the total voting power. फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया है सेक्शन 102 नोटिस के बाद आता है 102 एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट. फॉर एवरी स्पेशल बिजनेस आपको एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट देना पड़ेगा. उसमें आपको क्या क्या देना है एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में? तो सबसे पहले बोलता है कि तेरे को मटेरियल फैक्ट्स बताना है. मटेरियल फैक्ट्स में आपको क्या क्या बताना है? तो नंबर 1 ये लोग बोलता है कि every whether financial interest or otherwise of every director, KMP, manager or their relative, and अगर तेरा ट्रांजैक्शन हो रहा है किसी अदर अपना तेरे को स्पेशल बिजनेस का मीनिंग, स्कोप एंड इम्प्लीकेशन बताना है. अगर तेरा ट्रांजैक्शन हो रहा है किसी अदर एंटिटी से जिसमें तेरी कंपनी का प्रमोटर, मैनेजर, डायरेक्टर, केएमपी का एटलीस्ट 2% पेड अप शेयर कैपिटल है तो वो भी बताना है. फिर इसके बाद बोलता है अगर तुमने किसी डॉक्यूमेंट का रेफरेंस दिया है तो उस केस में उस डॉक्यूमेंट का क्या बोलते हैं टाइम और प्लेस जहां पे तुम इंस्पेक्ट कर सकता है वो बताना है. और अगर तेरा इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर है या तेरा रॉन्ग डिस्क्लोजर है, तेरा इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर है या तेरा रॉन्ग डिस्क्लोजर है तो उस केस में क्या बोलते हैं कि ये लोग इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर या रॉन्ग डिस्क्लोजर है तो ये लोग कैसे इंस्पेक्ट करेंगे वो बताना पड़ेगा. तो उसमें पनिशमेंट है. तो अक्रूड बेनिफिट वापस करना है एंड 50,000 और 5 टाइम्स ऑफ अक्रूड बेनिफिट जितना पनिशमेंट होगा. अच्छा, सेक्शन 8 कंपनी है तो इंस्टेड ऑफ 21 क्लियर डेज नोटिस को 14 क्लियर डेज नोटिस देना पड़ेगा. फिर इसके बाद बोलता है अगर प्राइवेट कंपनी है तो सेक्शन 101 से सेक्शन 107 एंड 109 एग्जेम्प्टेड है अगर उसने ओन प्रोविजन बनाया आर्टिकल में. तो अगर इंटरनेशनल IFSC पब्लिक कंपनी है तो सेक्शन 101 से 107 एंड 109 तेरे को कंप्लाई करना पड़ेगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर तुमने ओन प्रोविजन बनाया आर्टिकल में. तो देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया है. इसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया सेक्शन 105 प्रॉक्सी. एवरी मेंबर एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट कैन अपॉइंट प्रॉक्सी. प्रॉक्सी कैनॉट वोट एट द मीटिंग, सॉरी प्रॉक्सी कैनॉट स्पीक एट द मीटिंग, कैनॉट वोट एक्सेप्ट ऑन पोल. दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल अनलेस दैट. इसके बाद बोलता है कि अ पर्सन कैन बिकम प्रॉक्सी फॉर मैक्सिमम 50 members whose 50 members whose paid up share capital shall not exceed 10% of paid up share capital, and company and proxy holders shall sign form MGT 11 shall be submitted at company's registered office. Proxy shall be appointed at least 48 hours before the date of general meeting. If the multiple proxies are appointed, the latest proxy appointed in time shall be the valid proxy, and if the latest proxy is not appointed in time, then the former proxy shall be the valid proxy. Then इसके बाद ये लोग बोलते हैं after the then former proxy shall be the valid proxy. फिर बोलता है कि तेरा if proxy may or may not be the member of the company. पहला proxy may or may not be the member of the company, but in case of section 8 company proxy has to be member. फिर बोलता है proxy can be cancelled at any time unless the proxy has already voted in the meeting. फिर उसके बाद बोलता है you can inspect the proxy form by making an application 3 days before the date of meeting. फिर बोलता है कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स में प्रोहिबिट कर सकता है कौन सी कंपनी के मेंबर्स प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते. एंड अगर आर्टिकल में हाई टाइम लिमिट भी दिया है, इवन देन इफ द प्रॉक्सी is appointed at least 48 hours before the date of meeting, it is a valid proxy. फिर आता है section 112. If the president of India or governor of state appoint any person, he will not be treated as proxy. He will be treated as representative member and it shall have all the benefits of the member. That is, वो speak कर सकता है, quorum में count होगा, discussion कर सकता है, poll से vote कर सकता है, show of hand कर सकता है. फिर section 113 अगर body corporate member है and वो किसी person को appoint कर रहा है तो he will be treated as representative member. He have all the rights of the क्या बोलते हैं, he has all the rights of the members. फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया है सेक्शन 104. वो क्या बोलता है चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग. तो चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग कौन होगा? तो बोलता है कि चेयरमैन ऑफ बोर्ड मीटिंग शैल बी द चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग. बट अगर वो अपॉइंट नहीं हुआ है विद इन 15 मिनट्स और डज नॉट विश टू टेक दी चेयर, तो उस केस में डज नॉट विश टू टेक दी चेयर, तो बोलता है उस केस में
directors among themselves will appoint the chairman of general meeting, but if none of the director is present within 15 minutes or does not wish to take the chair, then in that case then in that case this is ki unless the article provide otherwise, it will be appointed by poll, it will be appointed by show of hand by the members among themselves by show of hand. But if the poll is demanded by 1/10 of paid up share capital, if the company has share capital, if the company does not have share capital, 1/10 of total voting power or 5 लाख रुपीज पेड अप शेयर कैपिटल. फिर सेक्शन 96 इसमें ये लोग क्या बोलता है, एजीएम एवरी कंपनी शैल कंडक्ट एजीएम एवरी ईयर एक्सेप्ट 1% कंपनी. सब्सिक्वेंट एजीएम शैल बी कंडक्टेड विद इन 15 months from last AGM or 6 months from the end of financial year in which the last AGM has been held, whichever is earlier. In case of first AGM, it shall be conducted within 9 months from the end of financial year in which the company has been incorporated. No need to conduct AGM in the year of incorporation. फिर इसके बाद बोलता है कि no need to conduct AGM in the year of incorporation. फिर बोलता है in case of first AGM extension is not possible. In case of subsequent AGM for reasons beyond human control, that is special reason, extension is possible if अगर तुम एजीएम कर लेते हो. कैसे? तो बोलता है कि इफ द एजीएम इज कंडक्टेड, बोलता है कि क्या बोलता है कि तो एक्सटेंशन मिल सकता है बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू आरओसी इन फॉर्म GNL1 एंड आरओसी कैन ग्रांट एन एक्सटेंशन फॉर मैक्सिमम 3 months. फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया, इट कैन बी कंडक्टेड ऑन एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलिडे, दैट इज 15th August, 26 January, 2nd October. इट कैन बी कंडक्टेड ऑन एनी टाइम ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, दैट इज 9 AM to 6 PM. एंड देन इसके बाद बोलता है कि बिजनेस आवर्स. फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये लोग बोलता है कि एजीएम कितने टाइम में हो जाना चाहिए. तो एजीएम के लिए तेरे को टाइम लिमिट 9 AM to 6 PM बोला. फिर बोला है कि अगर कहाँ पे होगा, तो रजिस्टर्ड ऑफिस और सेम सिटी टाउन विलेज. बट अगर अनलिस्टेड कंपनी है देन इट कैन बी कंडक्टेड एट एनी प्लेस इन इंडिया विद 100% मेंबर्स कंसेंट. देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये लोग बोलते हैं कि अगर गवर्नमेंट कंपनी है देन इट कैन बी कंडक्टेड एट एनी प्लेस एज सीजी में सेंट्रल गवर्नमेंट में डिसाइड. फिर इसके बाद बोलता है कि इनके साथ सेक्शन 8 कंपनी इट कैन बी कंडक्टेड ऑन एनी डे एनी टाइम एनी प्लेस. फिर इसके बाद उन्होंने डिस्कस किया कि अगर एजीएम नहीं हो रहा है तो तेरा पेनल्टी कितना है, 1 लाख. अपना पहले तो एनसीएलटी को तुम एप्लीकेशन करेगा एंड अपने एनसीएलटी को एप्लीकेशन किया, एनसीएलटी ऑर्डर करेगा मीटिंग करने के लिए इन पर्सन और थ्रू प्रॉक्सी, इन पर्सन एंड थ्रू प्रॉक्सी. फिर इसके बाद बोलता है कि अगर तुम इन पर्सन एंड थ्रू प्रॉक्सी कर रहे, इवन अ सिंगल मेंबर अगर मीटिंग कर रहा है वो भी वैलिड मीटिंग होगा. फिर बोलता है पेनल्टी कितना है, 1 लाख + 5,000 पर डे. फिर इसके बाद अगर तुमने एजीएम नहीं किया तो फिर सेक्शन 100 क्या बोलता है, एजीएम बीओडी मे कॉल सो मोटो ऑन इट्स ओन मोशन और शैल कॉल, अगर उसको रिक्वेजिशन भेजा 1/10 ऑफ मेंबर ने, 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल जिस मेंबर के पास है उन्होंने रिक्वेस्ट भेजा है, अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो. और अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो अगर 1/10 ऑफ वोटिंग पावर ने अगर भेजा है तो होगा. अच्छा मुझे बताओ कि 1/10 ऑफ वोटिंग पावर में किया है तो होगा. फिर इसके बाद बोलता है कि ये जो रिक्वेजिशन भेज रहा है, रिक्वेस्ट भेज रहा है, इसके बाद ये लोग बोलता है कि ये जो भी एजीएम कंडक्ट कर रहा है, ये तो क्या नहीं से कि इसमें कंपनी को अरेंजमेंट कर लेना बीओडी को विद इन 21 days एंड 45 days में मीटिंग कर लेना. नहीं तो रिक्वेजिशन मेंबर खुद ही मीटिंग कर सकते हैं विद इन 3 months. और ये 21 days 45 days इस पीरियड कहां से काउंट होगा, तो जो रजिस्टर्ड ऑफिस पे रिक्वेस्ट सबमिट किया वहां से. अगर मेंबर खुद से मीटिंग बुला रहे तो दे विल एक्ट लाइक अ बीओडी, मतलब सब काम वो लोग करेंगे और इसमें जो भी रीजनेबल खर्चा हुआ है दोज मेंबर्स कैन रिकवर इट फ्रॉम द कंपनी, कंपनी विल रिकवर इट फ्रॉम द डायरेक्टर. अच्छा यहाँ पे तो कंपनी से वो रिकवर कर सकता है. फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया है कि अगर होली ओन सब्सिडियरी ऑफ सीआईओआई के अलावा जो भी कंपनी है एनी प्लेस इन इंडिया कर सकता है एजीएम बाय बीओडी, और अगर होली ओन सब्सिडियरी ऑफ सीआईओआई तो एनीवेयर इन वर्ल्ड कर सकता है. फिर आता है वोटिंग. वोटिंग के लिए क्या बोलता है कि वोटिंग पे रिस्ट्रिक्शन डाला जा सकता है आर्टिकल में मेंशन करके 3 ग्राउंड, कॉल्स इन अरियर्स, एनी अदर सम ड्यू ऑन दी शेयर्स and exercising the right of lien on these shares. फिर इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया है सेक्शन 107 शो ऑफ हैंड. ये तो अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड अदरवाइज, अनलेस दी आर्टिकल प्रोवाइड अदरवाइज, ये लोग बोलते हैं शो ऑफ हैंड से वोटिंग हो सकता है, शो ऑफ हैंड से वोटिंग हो सकता है. बट उसके लिए क्या क्या कंडीशंस बोला इन्होंने, तो सबसे पहले तो वोटिंग शो ऑफ हैंड से होगा अनलेस द पोल इज डिमांडेड अंडर 109 और ई वोटिंग अंडर 108. फिर पोल के लिए इन्होंने क्या बोला है कि पोल जो डिमांड होगा 109 में चेयरमैन ऑन इट्स ओन मोशन डिमांड कर सकता है, या तो मेंबर डिमांड करे 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, कंपनी है शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/10 ऑफ वोटिंग पावर 5 लाख रुपीज पेड अप शेयर कैपिटल. फिर व्हिचएवर इज लोअर. फिर इसके बाद बोलता है कि मतलब 5 लाख रुपीज पेड अप शेयर कैपिटल. और प्रॉक्सी स्पीक नहीं कर सकता बट पोल डिमांड कर सकता है, पोल पहले बाद में हो सकता है. फिर उसके बाद बोलता है 108 ई वोटिंग. ई वोटिंग कभी अप्लाई होगा, तो पहले तो
अगर लिस्टेड कंपनी है, मतलब सॉरी, अगर कंपनी का इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है या कंपनी में मिनिमम 1000 मेंबर्स हैं तो ई वोटिंग अप्लाई होगा। ई वोटिंग में सबसे पहले तो नोटिस दिया जाएगा मैड को, मेंबर, ऑडिटर, डायरेक्टर थ्रू ईमेल, फैक्स, कुरियर। फिर इसके बाद बोलता है कि ये जो क्या बोलते हैं, ये जो ई वोटिंग होगा इसमें क्या क्या प्रोसीजर हमको फुलफिल करना पड़ेगा। ये जो ई वोट होगा इसमें हमको क्या क्या प्रोसीजर फुलफिल करना पड़ेगा। देन इसके बाद बोलता है कि इसमें पहले तो नोटिस तेरे को कंपनी की वेबसाइट पे डालना है एंड एजेंसी के वेबसाइट पे डालना है इफ एनी। देन इसके बाद ये लोग क्या बोलता है, ये लोग बोलता है कि एजेंसी के वेबसाइट पे डालना है इफ एनी। इसमें दो और पॉइंट बोला है। पहले क्या बोला है, नोटिस, नोटिस कौन देगा, तो कंपनी का मेंबर देगा नोटिस। नंबर 1 कंपनी का मेंबर देगा, सॉरी नोटिस, पहले तो नोटिस में क्या क्या रहेगा, द स्टेटमेंट दैट रिमोट ई वोटिंग फैसिलिटीज अवेलेबल एंड एनी पर्सन हु इज नॉट डूइंग रिमोट ई वोटिंग कैन अटेंड एंड वोट इन द मीटिंग, एनी पर्सन हु हैज नॉट डन हु हैज डन रिमोट ई वोटिंग कैन अटेंड बट कैन नॉट वोट इन द मीटिंग। फिर प्रोसेस ऑफ रिमोट ई वोटिंग, देन इसके बाद लॉगिन आईडी, स्टेप्स टू जनरेट पासवर्ड एंड टाइम शेड्यूल ऑफ रिमोट ई वोटिंग। दो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करो एटलीस्ट 21 days बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, सॉरी इन द न्यूज़पेपर which is widely circulated at company's registered office, English in English newspaper, vernacular in vernacular newspaper। उसमें क्या डालेगा, statement that remote e-voting facility is available, time of commencement of remote e-voting, time of end of remote e-voting, cut off date, login ID, password, cut off date, login ID, password। फिर इसके बाद बोलता है कि company's website address, members right to attend the meeting, फिर manner in which the company can obtain the member can obtain the login ID, password who has become the member after the dispatch of notice, फिर name designation of a person who will solve the grievances। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट TMB, तो बोलता है कि टाइम एटलीस्ट इट शैल बी ओपन फॉर एटलीस्ट 3 days बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग एंड इट मेंबर हु हैज डन द रिमोट ई वोटिंग कैन अटेंड बट कैन नॉट वोट और चेंज द वोट एंड इट विल ब्लॉक एट 5 PM इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग। फिर इसके बाद ये लोग बोलता है कि स्क्रूटनाइजर विल बी अपॉइंटेड हु विल बी एडवोकेट इन प्रैक्टिस, CA, CS, CMA एंड हु कैन काउंट द ई वोट, who can count the e-vote। तो वो एडवोकेट, CA, CS, CMA कुछ भी हो सकता है जो e-vote पूरा कैलकुलेट करेगा। फिर इसके बाद ये लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, इसके बाद ये लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि ये ई वोटिंग कैसे किया जाएगा। तो बोलता है कि स्क्रूटनाइजर पहले तो अपना विलिंगनेस बताएगा एंड अवेलेबिलिटी, उसके बाद वो असिस्टेंस ले सकता है बट वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। चेयरमैन इंश्योर करेगा कि जो मीटिंग में आ रहा है और वोट कर रहा है वो ई वोट नहीं किया हुआ रहना चाहिए, नहीं तो मीटिंग में आ सकता है वोट नहीं कर सकता है। और फिर ये 3 दिन में फ्रॉम द डेट ऑफ मीटिंग कैलकुलेट होगा, पहले मीटिंग का वोट कैलकुलेट होगा, फिर अनब्लॉक हो जाएगा ई वोटिंग और स्क्रूटनाइजर इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस कैलकुलेट करेगा, फिर इसका रिजल्ट डिक्लेयर करेगा कंपनी के वेबसाइट पे। इसके बाद बोलता है इसका एक रजिस्टर बनाएगा स्क्रूटनाइजर जिसका एक्सेस सिर्फ उसके पास रहेगा और फिर MGT 13 में रिपोर्ट चेयरमैन को जाएगा जिसमें वोट फेवर और अगेंस्ट और फेवर के वोट में जाएगा। फिर इसके बाद बोलता है कि जो भी तुमने ई वोट किया है वो वैलिड कब से होगा, मीटिंग से डेट से, और एक बार ये किया तो तुम इसको रिवोक नहीं कर सकता है। देन अगला पॉइंट क्या बोलता है, अगला पॉइंट क्या बोलता है, चेयरमैन क्या बोलते हैं ई वोट, तो सेक्शन 110 पोस्टल बैलेट। अच्छा इसमें क्या बोलता है, पोस्टल बैलेट किसको किसको अप्लाई होगा, तो एवरी कंपनी एक्सेप्ट 1 person कंपनी एंड कंपनी हैविंग अप टू 200 मेंबर्स। फिर इसके बाद ये लोग बोलता है कि इसमें ई वोट में 3 पॉइंट है। तो पॉइंट नंबर 1 जो ई वोट कर रहा है ना, ई वोट कर रहा है तो इसमें 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट की सॉरी पोस्टल बैलेट कर रहा है तो कंपनी किसको अप्लाई होगा, कंपनी एवरी कंपनी एक्सेप्ट 1 person कंपनी, कंपनी हैविंग अप टू 200 मेंबर 200 मेंबर्स। फिर इसके बाद बोलता है कि जो भी तुमने पोस्टल बैलेट के थ्रू कर रहा है ना, 10 ट्रांजेक्शन तो मैंडेटरी है करना, बाकी ट्रांजेक्शन में ऑर्डिनरी बिजनेस वाला और जहां पे ऑडिटर डायरेक्टर को राइट टू बी हर्ड है वो तुम पोस्टल बैलेट के थ्रू नहीं कर सकते, बाकी ऑप्शनल है। फिर इसके बाद बोलता है कौन से ट्रांजैक्शन पोस्टल बैलेट के थ्रू होगा, तो पहले 3 बोलते हैं कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, अगर तुम शिफ्ट करना चाहते हो आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ सिटी टाउन विलेज, या तो कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो तो अनयूटिलाइज मनी यूज करना चाहता है फॉर द पर्पस अदर पर्पस गिवन फॉर रेज थ्रू पब्लिक इशू, तो अनयूटिलाइज मनी। फिर इसके बाद बोलता है कि अगर तुम चाह तो शेयर से रिलेटेड, अगर तुम पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं या तुम वेरिएशन करना चाहते हो राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर, DVR शेयर्स इशू करना
चाहते हो या तुम बायबैक करना चाहते हो अंडर सेक्शन 68, या तो स्मॉल शेयर डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हो 151 में, सेल ऑफ अंडरटेकिंग करना चाहता है सेक्शन 180 में, और लोन इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी गारंटी ये देना चाहता है अंडर सेक्शन 186 में। फिर इसके बाद बोलता है सेक्शन 114 ओआर एसआर कैसे पास होगा। तो पहले तो ओआर में वोट कास्ट इन फेवर शुड बी मोर देन वोट कास्ट अगेंस्ट, और एसआर में वोट कास्ट इन फेवर शुड बी एटलीस्ट 3 टाइम्स ऑफ वोट कास्ट अगेंस्ट। फिर आता है सेक्शन 118 मिनट्स ऑफ में क्या बोलता है, पहले तो प्रिपेयर कैसे किया जाएगा मिनट्स को, तो मिनट्स विल बी प्रिपेयर्ड बोलता है विद इन 30 डेज जनरल मीटिंग का, विद इन 30 डेज ऑफ द कंक्लूजन ऑफ मीटिंग बोर्ड मीटिंग का, विद इन 30 डेज ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द बोर्ड मीटिंग। फिर बोलता है साइन कौन करेगा, तो साइन कितने दिन में होगा, तो जनरल मीटिंग के लिए 30 डेज का टाइम लिमिट है फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ मीटिंग, बोर्ड मीटिंग के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। एंड फिर बोलता है कि कौन साइन करेगा, तो बोलता है कि अगर जनरल मीटिंग है तो चेयरमैन ऑफ दैट जनरल मीटिंग, और अगर इनकैपेसिटी है तो फिर एनी डायरेक्टर ऑथोराइज्ड बाय बीओडी। बोर्ड मीटिंग के लिए बोला यहाँ पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, बोर्ड मीटिंग के लिए बोला चेयरमैन ऑफ दैट मीटिंग या चेयरमैन ऑफ नेक्स्ट मीटिंग। किसके पास कब तक मेंटेन करेगा, तो परमानेंटली। कस्टडी किसके पास रहेगा, तो कंपनी सेक्रेटरी और डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी या तो डायरेक्टर ऑथोराइज्ड बाय बीओडी, एंड बोर्ड मीटिंग के लिए भी कंपनी सेक्रेटरी और डायरेक्टर ऑथोराइज्ड बाय बीओडी। फिर इसके बाद बोलता है कि कहां पे मेंटेन करेगा, जनरल मीटिंग का रजिस्टर्ड ऑफिस सेम सिटी टाउन विलेज, बोर्ड मीटिंग का एनी प्लेस इन इंडिया। फिर इसके बाद बोलता है इंस्पेक्शन कर सकता है क्या, तो बोलता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है जनरल मीटिंग का, लेकिन सिर्फ मेंबर कर सकता है, डायरेक्टर क्रेडिटर्स नहीं कर सकता। इसमें ड्यूरिंग बिजनेस आज कर सकता है, और लेकिन अगर उसको कंपनी रूल्स रिस्ट्रिक्शंस पास करिए, रिजोल्यूशन पास करके रिस्ट्रिक्शन डाला तो एटलीस्ट 2 बिजनेस आज तो देना ही पड़ेगा। अगर वो एक्सट्रैक्ट लेके जाना चाहता है तो 10 रुपीज पर पेज कंपनी चार्ज करके 7 डेज के अंदर दे देगी। सॉफ्ट कॉपी में मांग रहे तो 3 फाइनेंशियल ईयर तक का दे देगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर तुम मेंटेन करना चाहते हो तो तुम इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर मेंटेन कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर सिर्फ कौन लोग मेंटेन कर सकता है, लिस्टेड कंपनी कर सकता है, या तो जो कंपनी लिस्टेड कंपनी कर सकते हैं, या तो जो कंपनी का 1000 मेंबर डिबेंचर होल्डर सिक्योरिटी होल्डर है वो कर सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये लोग क्या बोलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये लोग क्या बोलते हैं कि ये रखना इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर रखना ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। फिर सेक्शन 121 क्या बोलता है, अगर कोई लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर एजीएम कर रही है तो उसको बताना है एजीएम प्रॉपरली कन्वेन्ड, कॉन्स्टिट्यूटेड, कंडक्टेड, और ये उसको विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम बता देना है किसको, आरओसी को। और कौन से फॉर्म में, एमजीटी 15 में, जो चेयरमैन साइन करेगा। चेयरमैन ऑथोराइज नहीं है, सॉरी चेयरमैन इनकैपेसिटी है तो 2 डायरेक्टर 1 एमडी होना चाहिए। और इसके बाद बोलता है कि 1% कंपनी को सेक्शन 96 से 113 तक अप्लाई नहीं होगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन उसको जनरल मीटिंग में करना है और जनरल मीटिंग तो वो करेगा नहीं, तो बोलता है कि इन दैट केस अगर उसने मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग में डाल दिया, डेट डाल दिया, साइन कर दिया, तो माना जाएगा जनरल मीटिंग में पास हो गया। अगर कोई ट्रांजैक्शन उसे बोर्ड मीटिंग में करना है और मान लो एक ही डायरेक्टर है तो बोर्ड मीटिंग नहीं होगा, तो वो ट्रांजैक्शन उसने मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग में डाल दिया, डेट डाल दिया, साइन कर दिया, तो माना जाएगा बोर्ड मीटिंग में हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करता है, अगर कोई सेक्शन 116 अगर कोई तुमने एडजॉर्न मीटिंग में रिजोल्यूशन पास किया तो इफेक्टिव भी कब से होगा, एडजॉर्न मीटिंग से। फिर सेक्शन 117 क्या बोलता है, एमजीटी 14 तेरे को फाइल करना पड़ेगा, आरओसी के पास कंपनी फाइल करेगा विद इन 30 डेज। कब, विद इन 30 डेज। तो पहला इसमें इन्होंने बोला है कि अगर तुमने सबसे पहले कब फाइल करेगा एमजीटी 14, अगर तुमने एसआर इन जीएम पास किया या एनी रिजोल्यूशन इन क्लास मीटिंग या 100% मेंबर्स कंसेंट लिया है, मतलब यूनानिमस वॉलेंट्री वाइंडिंग अप कर रहा है, बोर्ड रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर हो रहा है, या 179(3) के ट्रांजैक्शंस तुम कर रहा है तो, अच्छा मेरी बात सुनो, कर रहा है तो फिर इसके बाद बोलता है कि अगर प्राइवेट कंपनी आईएफएससी कंपनी है तो 179(3) के मैटर्स के लिए नहीं होगा, सिर्फ 5 मैटर्स के लिए वो लोग फाइल करेंगे एमजीटी 14। कौन से मैटर, एसआर इन जीएम, एनी रिजोल्यूशन इन क्लास मीटिंग, मेंबर्स का 100% कंसेंट, फिर मतलब यूनानिमस, फिर वॉलंटरी वाइंडिंग अप एंड बोर्ड रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ एमडी। फिर बोलता है बाकी सबको 30 डेज में फाइल करना है, आईएफएससी कंपनी को 60 डेज में। फिर इसके बाद आता है सेक्शन 111 सर्कुलेशन, ये रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में क्या बोला इन्होंने कि सर्कुलेशन में पहले तो 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल वाले मेंबर, अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो 1/10 ऑफ वोटिंग पावर, रिक्वेस्ट भेजेंगे कि उसमें जो भी रिक्वेस्ट भेजेंगे अलॉन्ग विद द कॉस्ट ऑफ सर्कुलेशन। कंपनी को लगता है डिफेमेटरी पर्पस के लिए, अनड्यू पब्लिसिटी है तो वो डिफेमेटरी है, तो उस केस में वो आरडी के पास जाएगा, और आरडी ने अगर अप्रूव कर दिया तो वो सर्कुलेट नहीं होगा, और आरडी ने अगर अप्रूव नहीं किया तो वो सर्कुलेट हो जाएगा, देन इसमें
चक्कर क्या है कि ये 2 वीक्स पहले ये पूरा क्लियर करना पड़ेगा, 2 वीक्स पहले एंड मतलब उसको भेजना पड़ेगा, जो मेंबर भेज रहा है उसको 2 वीक्स पहले एग्जिस्टिंग रेजोल्यूशन से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्शन है तो, अगर न्यू फ्रेश है तो फिर 6 वीक्स पहले, बट अगर इसके नोटिस के बाद कंपनी ने नोटिस दिया तो अगर भले वो 6 वीक्स से कम, इट इज डीम्ड टू बी 6 वीक्स। फिर इसके बाद होता है सेक्शन 88 रजिस्टर। ये रजिस्टर जो मेंटेन करोगे मेंबर का, अगर कंपनी में शेयर कैपिटल तो फॉर्म एमजीटी 1 के हिसाब से होगा, कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो कुछ डिटेल्स देना पड़ेगा, क्या नाम, नेम ऑफ द मेंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, फिर इसके बाद अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसका कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कि अगर वो माइनर है तो लीगल गार्डियन का नाम, डेट ऑफ बिकमिंग मेंबर, डेट ऑफ सीजिंग मेंबर, कहां पे रखेगा रजिस्टर, रजिस्टर्ड ऑफिस पे। बट अगर उसको तुम कहीं और रखना चाहते हो तो स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू सेम सिटी टाउन विलेज में रख सकता है, या तो उस इंडिया में ऐसी कोई जगह पे जहां पे उस कंपनी का मोर देन 1/10 ऑफ मेंबर्स रहते हैं। फिर इसके बाद प्लेस पे, फिर इसके बाद ये लोग क्या बोलते हैं कि डिबेंचर होल्डर है ना, वो एमजीटी 2 में, डिबेंचर होल्डर है ना वो एमजीटी 2 में रजिस्टर मेंटेन करेगा। अच्छा, डिबेंचर होल्डर है ना एमजीटी 2 में रजिस्टर मेंटेन करेगा, लेकिन अब इसमें उनका रजिस्टर एमजीटी 2 में मेंटेन होगा, सिक्योरिटी होल्डर का भी इंडेक्स मेंटेन करना है, 50 से ज्यादा मेंबर है, 50 या उससे तो कंपलसरी है, नहीं तो ऑप्शनल है, और 50 या उससे ज्यादा तो कंपलसरी है। फिर फॉरेन में अगर रजिस्टर मेंटेन करना चाहते हो तो 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, पहले तो आर्टिकल ऑथोराइज करना चाहिए, और दूसरा, पहला तो आर्टिकल ऑथोराइज करना चाहिए और दूसरा क्या बोलते हैं, आर्टिकल ऑथोराइज करना चाहिए एंड दूसरा बोलता है कि तेरा उस कंपनी में मेंबर होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया तो करना पड़ेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग एक डिस्कस कर रहे हैं कि तेरे को फॉरेन में रजिस्टर मेंटेन किया तो तेरे को एमजीटी 3 फाइल करना है, ठीक है, एमजीटी 3 फाइल करना है, और एमजीटी 3 जो तुम फाइल करेगा उसमें 3 पॉइंट है। अच्छा, 3 पॉइंट क्या है, तो सबसे पहला ये लोग बोलते हैं कि अगर तुमने रजिस्टर बनाया है तो तभी विदिन 30 डेज फाइल करना है एमजीटी 3, या तुमने उसका एड्रेस चेंज किया या तो डिसकंटिन्यू किया तभी करना है। जब एंट्री करोगे फॉरेन रजिस्टर में 15 डेज में तुमको प्रिंसिपल रजिस्टर में कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सेक्शन 92 बोलते हैं एनुअल रिटर्न फाइल करना है 60 डेज में फ्रॉम एजीएम, और अगर कंपनी में एजीएम नहीं हुआ तो जो ड्यू डेट ऑफ एजीएम है वहां से 60 डेज में फाइल करना है। उसमें क्या बताएगा तुम, तो कंपनी का प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, डिटेल्स ऑफ शेयर्स, डिबेंचर, सिक्योरिटीज, डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर एंड चेंजेस सिंस क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, डिटेल्स ऑफ प्रमोटर एक्टर केएमपी एंड चेंजेस सिंस क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, देन रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर एंड केएमपी। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ने डिस्कस किया इसमें कि क्या क्या पेनल्टी है फॉर नॉन कंप्लायंस ऑन कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट। फिर इसमें लास्ट के 2 पॉइंट है कि अगर सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस देना है एंड कंपनी ने कितना जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, कमिटी मीटिंग, क्लास मीटिंग एंड सच अदर थिंग्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अच्छा, ये किस फॉर्म में फाइल करना है, तो ये इन लोग को फाइल करना है एमजीटी 7 में। एमजीटी 7 में ये लोग एक डायरेक्टर एक सीएस साइन करेगा। अच्छा, कंपनी में सीएस नहीं है तो एक डायरेक्टर ने एक पीसीएस। एमजीटी 7 है 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी के लिए एक सीएस, और सीएस नहीं है तो एक डायरेक्टर। और एमजीटी 7 लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ मोर है या तो टर्नओवर 50 करोड़ और मोर है, तो एक तो एमजीटी 7 फाइल होगा, एक सीएस एंड एक डायरेक्टर साइन करेगा, एक डायरेक्टर नहीं तो एक सीएस, अपना एक सीएस एंड एक डायरेक्टर, सीएस नहीं है तो एक डायरेक्टर एंड पीसीएस, तो एक पीसीएस है डायरेक्टर। फिर बोलता है साथ में तेरे को एक एमजीटी 8 फाइल करना पड़ेगा, पीसीएस साइन करेगा जिसमें बोलेगा एमजीटी 7 के सारे इंफॉर्मेशन सही है। फिर इसके बाद, अच्छा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है तो वो भी इंफॉर्मेशन देना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया है सेक्शन 89 बोलता है अगर कोई लीगल ओनर है तो उसको एमजीटी 4 में बताना है कि वो लीगल ओनर है जब बना है तब से या चेंजेस हुआ है तब से विदिन 30 डेज। बेनिफिशियल है तो एमजीटी 5 में बताना है जब बना है तब से या चेंजेस हुआ है तब से विदिन 30 डेज कंपनी को बताएगा। कंपनी के हाथ में आया ये तो वहां से एमजीटी 6 फाइल करेगा विदिन एमजीटी 6 फाइल करेगा, एमजीटी 6 फाइल करेगा विदिन 30 डेज टू आरओसी। लिस्टेड कंपनी तो वेबसाइट पे भी डालेगा एडवर्टाइज। फिर ये एमजीटी 6 फाइल करेगा विदिन 30 डेज। फिर इसके बाद बोलता है कि अगर तुम रजिस्टर क्लोज करना चाहते हो तो एक बार में तुम मैक्सिमम 30 डेज के लिए कर सकते हो, पूरे फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 45 डेज के लिए, और क्लोज करने से एटलीस्ट 7 डेज पहले तेरे को आरओसी को मेंबर्स को इन्फॉर्म करना है। फिर इसके बाद बोलता है कि रजिस्टर तुम रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करेगा, कहीं और मेंटेन करना चाहते हो तो 1/10 ऑफ मेंबर जहां पे रह रहे हैं इंडिया में वहां पे मेंटेन कर सकता है एसआर पास करके, एसआर इंजीएम उसको देखने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता है। दूसरे का रजिस्टर चेक करना चाहता हो तो 50 रुपीज पर इंस्पेक्शन। फिर बोलता है कि एक्सट्रैक्ट लेना चाहता हो तो 10 रुपीज पर पेज एंड उसमें 7 डेज में वो दे देगा। फिर इसके बाद बोलता है कि बिजनेस आज में चेक करोगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और 2 बिजनेस उसको रिस्ट्रिक्ट करके मिनिमम 2 बिजनेस आज तो देना ही पड़ेगा, और 10 रुपीज पर पेज का एक्सट्रैक्ट। फिर इसके बाद बोलता है कि अगर कोई
मेंबर है तो उसका रजिस्टर परमानेंटली मेंटेन होगा, डिबेंचर होल्डर है तो उसका रजिस्टर 8 ईयर्स तक मेंटेन होगा। अगर कोई एनुअल क्या बोलते हैं अपना डिबेंचर होल्डर है तो 8 ईयर्स तक मेंटेन होगा। फिर इसके बाद बोलता है कि अगर कोई क्या बोलते हैं फॉरेन रजिस्टर एनुअल फाइलिंग है तो फिर उसका भी 8 ईयर्स तक। फॉरेन रजिस्टर है तो फॉरेन रजिस्टर के लिए ये लोग बोलता है कि 8 ईयर्स तक तेरे को मेंटेन करना है। फॉरेन रजिस्टर का मेंबर बोला है तेरे को परमानेंटली मेंटेन करना है, डिबेंचर होल्डर का बोला है 8 ईयर्स तक मेंटेन करना है। फिर इसके बाद बोलता है कि जो भी और अगर तुमने फॉरेन रजिस्टर का मेंबर डिसकंटिन्यू किया तो प्रिंसिपल इसमें शिफ्ट करना पड़ेगा, और डिबेंचर्स का 8 ईयर्स और उसका परमानेंटली। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करता है सेक्शन 95 बोलता है जो भी इंडाइसेस और रिकॉर्ड्स है रजिस्टर्स है ये सब प्राइमा फेसी एविडेंस है, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है तो प्राइमा फेसी है। सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।